अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 के तमीरी फ़िक्रे और तफसीली सवालात समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपके पास क्वेश्चन है कि CaClO3 इंटू टू मतलब कैल्शियम क्लोरेट में क्लोरीन क्लोरीन ये आपके पास है ना Cl, कहता है एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए क्या होता है कि हमें कैल्शियम का भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन का फाइंड करना है, इसको हम लोग कोई ना कोई नाम एक्स वगैरह दे देंगे और ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या करना है, जब इन सब की हमें ऑक्सीडेशन नंबर्स का पता होगा उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमने कैल्शियम क्लोरेट लिखा, इसमें कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, क्लोरीन का उसने क्या फाइंड करना है तो उसको मैंने एक्स का नाम दे दिया जो कि हमने मालूम करना है। और ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब देखिए सब के मेरे पास आगे हुए, अब इनको ऐड करेंगे। सबसे पहले देखिए कैल्शियम कैल्शियम का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर था 2, तो आपने 2 लिख देना है। उसके बाद है क्लोरीन क्लोरीन का तो हमने फाइंड करना है, ठीक है। पहला आपने लिखा, उसके फौरन बाद आपने प्लस का साइन लगाना है। अब दूसरा आपके पास है क्लोरीन, उसका आपने फाइंड करना है, तो उसको मैंने फाइंड लेट किया हुआ कि एक्स है तो वो मैंने लिख दिया। लेकिन देखिए ना क्लोरीन के बेस में कितना क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो मतलब इसको आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हमने लिखा हुआ -2 है। अब देखिए ऑक्सीजन के बाहर भी 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं इस 2 को जो है ना बाहर ही लिख लेते हैं, क्योंकि ये 2 जो है क्लोरीन के साथ भी आएगा ऑक्सीजन के साथ भी आएगा। 2 को मैंने बाहर लिख लिया, क्लोरीन के लिए मैंने क्या लिखा एक्स लिखा, और ऑक्सीजन का आपको पता है -2 होता है, ठीक है। -2। लेकिन देखिए ऑक्सीजन के साथ इसके बेस में कितने हैं 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वल टू 0। एक दफ़ा इस चीज़ को फिर समझिएगा। सबसे पहले आपके पास कैल्शियम था, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 मैंने लिखा। फिर मैंने कैल्शियम का जब लिख लिया तो उसके बाद प्लस का साइन लगाना था। फिर मैंने इस सारे का लिखना है, तो इस सारे के बाहर जो है 2 लिखा हुआ है, तो मतलब इस सारे को आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ना है, तो मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट लगाई। अब सबसे पहले आता है क्लोरीन, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर उसने कहा मालूम करो, तो उसको मैंने लेट किया हुआ है एक्स के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्लोरीन का लिख लिया, फिर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन की बात आ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन के बेस में 3 लिखा हुआ है, तो 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ना है ना, तो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। मैं इसको सही से लिख देती हूँ +3। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर था -2, तो मैंने -2 लिख दिया इक्वल टू 0, ठीक है। इस चीज़ को मैंने बाहर लिख दिया, क्लोरीन को मैंने लिखा, फिर ये 3 को मैंने पहले लिख लिया और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा। अब देखिए आपके पास ये 2 ऐसे ही, ये वाला 2 भी आपका एज इट इज़, एक्स भी ऐसे ही। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 आपके पास 6 बन जाएगा और इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को जब x से करेंगे तो 2x बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 6 8 12 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब ये वाला 2x जो है एज इट इज़ लिखा, और 2 - 12 करेंगे, 2 में से 12 निकालेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 2x इधर है, माइनस का 10 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 10 है, तो 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करें, 2 5 10 होता है, तो यहाँ से आपके पास प्लस का 5 आएगा। तो आपको समझ आई, एक्स हमने किसको रखा हुआ था, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्लोरीन का। तो लास्ट पे आप लिख लेंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है, ठीक है। तो और इंग्लिश वाले लिख देंगे कि हैंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज +5, और उर्दू वाले लिख देंगे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले पार्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास है सेकंड वाला क्वेश्चन, कहता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कैसे करती है। पहले तो आपको इसको थोड़ी सी डिटेल समझनी पड़ेगी। अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है, हमने वैसे तो बात करनी है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करनी है, लेकिन पहले हम थोड़ी सी बेस समझने लगे हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन अकेला है या हाइड्रोजन गैस ही है आपके पास, ठीक है, ये जब आज़ाद हालत में होते हैं ना, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। लेकिन जब ये क्या करते हैं, किसी दूसरे जैसे हाइड्रोजन है, वाटर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब ये वाटर ऑक्सीजन जो है वाटर बनाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ मिलता है, तो तब ये जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर इस टाइम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -2 है। अगर इसके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये स्टेबल होता है, ठीक है। अब -2 ऑक्सीडेशन नंबर इस पे कैसे आता है, मैंने आपको पहली बात जो समझाई है, मैंने कहा ऑक्सीजन हो या आपके पास गैस हो, ठीक है, ये दोनों जो है इनका ऑक्सीडेशन नंबर को मैं चले O N के साथ जाहिर करने लगी, वो आपके पास 0 होता है इनके ऊपर।
आज़ाद हालत में। लेकिन जब ये दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस के साथ मिलते हैं, H2 के साथ ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है? तो ज़ाहिर ये वाटर बनाएगा, ठीक है? अब इस हालत में जो है जब वाटर बनेगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। अब ये -2 कैसे होता है? अगर आप हाइड्रोजन गैस की बात करें ना, H2 की बात करें, तो H2 असल में हमारे पास इसमें 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है? ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इससे इलेक्ट्रॉन लेता है। दोनों से इलेक्ट्रॉन लेके तो -2 इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। जब इसके ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो तो ये आपके पास स्टेबल होता है। अब क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है ना, वाटर के मामले में तो ये स्टेबल हो गया, लेकिन वो हमसे वाटर की एग्जांपल नहीं ले रहा, वो हमें कह रहा है H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करने लगा है। अब इस केस को समझने की कोशिश कीजिएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसमें देखें ये आपके पास स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे है? देखें आपके पास ऑक्सीजन के भी आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोजन के भी हैं, मतलब 2 आपके पास हाइड्रोजन है और 2 ही आपके पास ऑक्सीजन है। अब दोनों हाइड्रोजन से अगर ये एक-एक इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब टोटल तो 2 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो आगे 2 ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, तो दोनों एक-एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 होता है, तो ये दोनों ऑक्सीजन जो है अनस्टेबल हो गए हैं। जब ये अनस्टेबल होते हैं तो इनकी बहुत कोशिश होती है कि हम जल्दी से किसी न किसी तरीके से कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन्स लें, ठीक है? ताकि दोनों के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए और ये स्टेबल हो जाएँ, ठीक है? तो जब ये क्या करेंगे कि अपने आस-पास देखेंगे कहीं से इनको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उनको खींच लेते हैं, ठीक है? तो ये जब एक-एक इलेक्ट्रॉन अपने आस-पास से ले लेंगे तो इनके ऊपर जब आपके पास पहले तो इस हालत में तो ये आपके पास क्या है, ये गैर मुस्तहिकम है या अनस्टेबल है। लेकिन आस-पास से जो ही एक-एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो जब इनके ऊपर -2 आपके पास चार्ज हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है? अब जो जिनसे ये ले रहे होते हैं मतलब कि ये ले रहे हैं तो मतलब ये खुद रिड्यूस हो रहे हैं और जिनसे ले रहे हैं वो आपके पास क्या हो रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज़्ड हो रहे होते हैं। तो ये इसने क्वेश्चन हमसे यही पूछा हुआ था कि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर कैसे जाना जाता है। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, डिटेल आपने यही सारी ऐड करनी है। आप इस तरीके से लिखेंगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि इसमें O2 है तो ये अनस्टेबल है, ठीक है? अगर वाटर होता तो स्टेबल है, मैंने सारी बात आपको समझा दी है, वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, ठीक है? कहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसने क्या करना होता है, किसी अपने नेबर वाले को ऑक्सीडाइज करना होता है और खुद रिड्यूस होना होता है। खुद क्यों रिड्यूस होना होता है? क्योंकि इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर इसने -2 लाने के लिए किसी से लेना होता है। जिससे लेना है उसको इसने ऑक्सीडाइज कर देना होता है, ठीक है? तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है -1 होता है। क्यों होता है? मैं थोड़ा सा इसके ऊपर ही बता देती हूँ। ऑक्सीजन के मेरे पास असल में 2 यहाँ जो है मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर भी -1 है, तो यही चीज़ लिख रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। अगर इनके ऊपर -1 -2 है, हमें तो पता है ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। तो अगर -1 है तो ये क्या है, गैर मुस्तहिकम है। अगर ये गैर मुस्तहिकम है तो ये दूसरे मादों से आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर, अब ये क्या करेगा, कोशिश करेगा कि दूसरे मादों से एक-एक इलेक्ट्रॉन ले ताकि ये खुद स्टेबल हो। जब ये एक-एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेकर ये पानी में अपना ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको मुस्तहिकम करके -2 में बदल लेता है, ठीक है? मतलब कि वाटर के अंदर क्या करता है, ये एक-एक इलेक्ट्रॉन लेके और अपने आप को मुस्तहिकम या स्टेबल कर देता है। इसी ख़ुसूसियत की वजह से ये खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे मादों को ऑक्सीडाइज़ कर देता है। तो किसने ऑक्सीडाइज़ किया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ने दूसरे मादों को ऑक्सीडाइज़ किया। तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऐसा एजेंट जो दूसरे मादों को ऑक्सीडाइज़ कर देता है, उसके तौर पे काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है, ठीक है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, कहते हैं जब NaCl मतलब नमक के मुर्तकज़ और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज़ किया जाता है तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स क्यों हासिल होती हैं? मतलब कि अगर आप नमक का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, नमक को आप अगर पानी में मिलाते हैं, तो आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ क्यों मिलते हैं? देखिए, सबसे पहले तो इसकी रीज़न जो है आपको थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। नमक मेरे पास है NaCl और वाटर है मेरे पास H2O। जब ये दोनों मिलते हैं तो जो आपके पास नमक है या सोडियम क्लोराइड है वो टूट के Na+ और Cl- में चेंज हो जाता है और वाटर से आपके पास हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन आपके पास बनते हैं, ठीक है? अब इसमें 2 तरह के देखिए, प्लस के साइन और माइनस के साइन है। अब इससे 2 कैटेगरीज बनेंगी। आप एक बनेगी कैथोड की और एक बनेगी एनोड की, ठीक है?
अब हमें पता है कैथोड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब अगर कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इन चारों में से इसने पॉजिटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि खुद इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो सोडियम और यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन जो है कैथोड की तरफ आएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ से पता है कि हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा तेज है, इसकी ज्यादा कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जो है वो इलेक्ट्रॉन को ले लूँ, ठीक है। कैथोड का काम होता है लेना। तो इसमें आपके पास सोडियम और जो है आपके पास हाइड्रोजन का आयन आ रहा है। इन दोनों में से ज्यादा तेज कौन सा होता है? हाइड्रोजन वाला होता है। तो हाइड्रोजन ने क्या करना है? जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेना है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको H2 गैस मिली। पहली बात आपने ये समझनी है। इसके मुकाबले में एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसने नेगेटिव वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, जिसमें क्लोरीन और आपके पास हाइड्रोक्सिल जो है आपके पास ये दोनों आ जाएंगे एनोड के पास। अब देखिए एनोड के पास, एनोड में दो केसेस आपके पास फर्दर बनेंगे। अब हो सकता है कि आपने जो एक्वस सोल्यूशन बनाया पानी और नमक का, ठीक है, उसमें आपने पानी ज्यादा डाला हो और नमक कम डाला हो, ठीक है। अगर मतलब कि पतला है, पतला तो तभी होगा जब आपने पानी ज्यादा डाला और नमक आपने बिल्कुल थोड़ा डालना है, ठीक है। जैसे आप स्कंजवी बनाते हो तो उसमें आप पानी ज्यादा डालते हो, हल्का सा नमक डालते हो, ठीक है, तो आपका पतला महलूल बन गया। अगर पानी ज्यादा है तो मतलब वहाँ हाइड्रोक्सिल जो आपके पास आयन है ये ज्यादा मजबूत है। पानी देखे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें आ रहे हैं, तो ये ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगा? ताकतवर हो जाएगा। एनोड का काम क्या होता है? इसका काम होता है देना। कैथोड का होता है लेना और एनोड का होता है देना। तो हाइड्रोक्सिल आयन ने क्या करना है? इसने जल्दी से एक अपना इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ देना है, ठीक है, दे देना है। तो मतलब इसने खुद ऑक्सीडाइज हो जाना है, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो मतलब एनोड पे हमें क्या मिल जाएगी? ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें O2 गैस मिलनी है। ये मैं पतले के लिए समझा रही हूँ। अगर मैं गाढ़े के लिए कहूंगी ना तो गाढ़े के लिए पानी कम हो जाएगा और नमक ज्यादा हो जाएगा। जब नमक ज्यादा हो जाएगा तो आपके पास क्लोरीन जो है ये ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो क्लोरीन आपके पास क्या करेगा कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ फिर आपके पास क्लोराइड गैस बन जाएगी। तो यही सारी चीजें मैं आपको लिखवा देती हूँ और साथ साथ थोड़ा थोड़ा और जो है अगर नहीं भी समझ आई तो समझा देती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या है? डाइल्यूट है, हमारे पास NaCl महलूल है, ठीक है। NaCl का हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें हमने क्या किया है? नमक के अंदर पानी मिलाया है, ठीक है। कहते हैं डाइल्यूट NaCl महलूल में पानी की मिकदार ज्यादा होती है, ठीक है। डाइल्यूट अगर है तो उसमें पानी की मिकदार ज्यादा होती है। अगर पानी की मिकदार ज्यादा है तो मैंने आपको समझाया है कि अगर आपके पास जो है पानी की मिकदार ज्यादा हो जाए तो आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देता है। इलेक्ट्रॉन जल्दी से आपके पास देगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगी। यही चीज मैंने आपको लिखवाई है कि डाइल्यूट NaCl महलूल में पानी की मिकदार ज्यादा होती है। अगर पानी की मिकदार ज्यादा है तो मतलब आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन जो है, हाइड्रोक्सिल आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो वहां से आपके पास क्या होगा कि आपके पास O2 गैस बनेगी, ठीक है। तो इसलिए H प्लस और OH आयन से खारिज होकर के थोड पर H2 और एनोड पर O2 गैस बनेगी। मैंने सारा ये आपको चीजें समझा दी हुई, आपकी डिटेल आपको समझ आ गई होगी। इस पे थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है। जबकि गाढ़े महलूल में बात करें तो Cl आयंस की कसरत की वजह से एनोड पर OH की बजाय Cl2 क्लोरीन गैस बनती है, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ये देखें, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मैंने बनानी बताई थी। एनोड पे मैंने पहला केस पतले के लिए कहा कि आपके पास जो है हाइड्रोजन गैस खारिज होगी और जब गाढ़ा आपके पास होगा तो क्लोरीन गैस आपके पास खारिज होगी। तो यही चीजें, बस उसको थोड़ा शॉर्ट लिखा है कि कुछ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे है। ये अगर हम लोग बहुत ज्यादा लिख देंगे तो फिर वो जो है 2 मार्क्स से ज्यादा का आपका काम हो जाता है। उसके बाद है 16.4 वाला है, कहता है बरसात जब मतलब आपके पास जो है बारिश वगैरह होती है में कुरियन का अमल क्यों तेज होता है, मतलब जंग लगने का अमल क्यों तेज होता है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, इसको थोड़ा जो है आपने सही तरीके से समझना है। इसमें ना एक वर्ड में यूज करूंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके पास। तो इसमें आप आंसर लिखेंगे कि जंग लगने के लिए धात की सतह पर, मतलब मेटल के ऊपर या जो आपके दरवाजे वगैरह हैं उन पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए नमी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझें कि आपके ना मेटल के ऊपर ना एक बैटरी सी होती है, ठीक है, एक बैटरी सी होती है। लेकिन बैटरी वो काम कब करती है? जब हवा से ऑक्सीजन और जब बारिश वगैरह होती है तो वहां से आपको जो है नमी या पानी मिलता है, ठीक है। जब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये खुद ब खुद हमारे जो है दांतों के ऊपर बनते हैं, ठीक है। लेकिन ये काम तब करते हैं जब हमें पानी से या बारिश के पानी से जो है ऑक्सीजन गैस और नमी मिलती है। जब ये नमी मिलती है तो जंग की सूरत में इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जंग लगने के लिए धात की सतह पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए नमी
और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो पहले धात के ऊपर होता है, लेकिन अब जो है अगर मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम करे तो उसके लिए मैंने कहा नमी और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब बरसात के मौसम में होती है बारिश, बारिश की वजह से हवा में ज़्यादा नमी और धात पर, यहाँ लिखना और धात पर पानी की एक मुस्तकिल तह फ्राहम हो जाती है। इसके अलावा बारिश के पानी के अंदर हमने देखा है तेजाबी गैस होती है जिसे हम CO2 कहते हैं, वो भी जंग लगने के अमल को तेज कर देती है। तो ये सारा आपने इसमें लिखना है, ठीक है। बस यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिए कि बरसात के मौसम में हवा में ज्यादा नमी और धात पर पानी की एक मुस्तकिल तह फ्राहम हो जाती है, ठीक है, करती की जगह हो जाती है। इसके अलावा बारिश के पानी में तेजाबी गैस जैसे CO2 जंग लगने के अमल को तेज कर देती है। तो यही सारी आपने रीजन लिखनी है। मेन मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास जितनी भी धातें हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ठीक है। एक बैटरी से पहले से मौजूद होती है, लेकिन वो बैटरी काम नहीं कर रही होती जब तक कि हवा से उसको पानी मतलब कि नमी थोड़ी सी और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलती है। जब ये दोनों चीजें इसको मिल जाती हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है दांतों के ऊपर जंग लगने वाला अमल शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके पास 16.5 वाला आपके पास क्वेश्चन है। अगर कॉपर आपके पास, ठीक है, कॉपर की मिसाल दे रहा है और दूसरा आपके पास है चांदी, ठीक है। कॉपर और चांदी के दरमियान गैल्वानिक सेल कायम हो जाएं तो आप इलेक्ट्रोड्स पर किन रिएक्शंस की तवक्को करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको पहले समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं समझाती हूँ, लेकिन ना इधर मैंने एक वर्ड यूज किया है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई जैसे तांबा और हमने चांदी की बात करनी है ना, उसने क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है कि तांबा और चांदी पे जब गैल्वानिक सेल कायम होते हैं तो आप इलेक्ट्रोड्स का मतलब है कि एनोड और कैथोड, इन दोनों पे किस तरह के रिएक्शन होंगे वो हमने इसको समझाने हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें रिडक्शन पोटेंशियल का वर्ड इस्तेमाल किया है। रिडक्शन पोटेंशियल होता है कि कोई धात कितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकती है। अब तांबा एक है मेरे पास, एक चांदी जो है, चांदी ज्यादा खींचती है, ठीक है। चांदी का जो रिडक्शन पोटेंशियल है या इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत जो है वो ज्यादा होती है तांबे के मुकाबले में। तो पहली लाइन तो मैंने यही लिखी कि तांबे का रिडक्शन पोटेंशियल चांदी से कम होता है, मतलब तांबे का कम होता है और चांदी का ज्यादा होता है। यही मैं चीज आपको बता रही हूँ कि चांदी का क्या होता है, ज्यादा होता है और तांबे का कम होता है। अब अगर चांदी का ज्यादा और तांबे का कम है, तो तांबे का अगर कम है तो तांबा जिसका ज्यादा है ना वो चीज को खींच लेता है और जिसका कम हो वो फिर दे देता है। तो तांबा क्या करेगा, फिर देगा, ठीक है, देने का काम करेगा, मतलब तांबा जो है इनोड के तौर पे काम करेगा और चांदी जो है ताकतवर है तो ये कैथोड के तौर पर मतलब ये लेगी। तो यही मैंने लिखा है कि तांबे का रिडक्शन पोटेंशियल चांदी से कम होता है, इसलिए तांबा इसका कम होता है, इसलिए तांबा जो है एनोड के तौर पर और चांदी का ज्यादा और ये कैथोड के तौर पर काम करेगी। अब एनोड जो है वो तांबा जो है एनोड का काम कर रहा है, तो इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी। तांबे का अगर आप एक एटम पूरा लेते हो, ठीक है, Cu मतलब तांबा आप लेते हो, तो ये क्या करेगा, इसने एनोड का काम करना है, इसने देना है। तो जब ये देगा, तांबा क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और खुद जो है तांबे का आयन बन जाएगा। तांबे का आपने पूरा एटम लिया, पूरा एटम है, जब ठीक है, पूरा एटम है, इसने क्या करना है, इसने एनोड का काम करना है, इसने देना है। तो ये देगा कैसे, आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का इखराज अपने में से कर देगा और खुद क्या बन जाएगा, आपके पास तांबे का एक आयन बन जाएगा, ठीक है। ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर दिया ताकि आप इस तरह से लिख लें और आपकी आसानी हो जाए। इसके मुकाबले में हमने चांदी की बात की है, ठीक है। तो चांदी आपके पास लेने का काम करेगी, इसने 2 खारिज किए, तो चांदी ने क्या करना है कि 2 को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि चांदी के 2 आपने आयंस लेने हैं और जो 2 इसने इलेक्ट्रॉन खारिज किए होने हैं वो ये क्या करेगा, ले लेगा और खुद ठोस जो है आपके पास क्या बन जाएगी, चांदी बन जाएगी, ठीक है। पूरा ठोस चांदी का एक एटम बन जाएगा। तो यही सारी चीजें आपने यहाँ से देख के ना लिख लेनी है, चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। उसने यही पूछा हुआ था कि सी और Ag जब एक सेल के ऊपर कायम होते हैं तो इलेक्ट्रोड्स का क्या रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोड्स में आते हैं इनोड का रिएक्शन बता दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा। कैथोड का मैंने बता दिया कि कैथोड पर सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन हासिल करके रिड्यूस हो जाएंगे, कैथोड जो है खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का हमने अलग-अलग उसको बता दिया है। तो यही सारी रीजन आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद 16.6 वाला है कि गैल्वानिक सेल में पोर्स पार्टीशन का क्या किरदार है। अब देखिए पोर्स पार्टीशन का काम क्या होता है कि कोई से भी 2 माया अगर आपके पास लिक्विड है तो उनको थोड़ा अलग-अलग रखना, उनको आपस में मिलने ना देना, ठीक है। तो पहले तो मैंने बताया कि पोर्स पार्टीशन एक मसामदार पर्दे की तरह
दोनों केमिकल माया, अगर कोई भी आपने एक मिलाप दो मायाओं को आपस में किया है तो क्या करेगा, केमिकल माया को अलग रखता है ताकि वो आपस में मिक्स ना हो। ठीक है, ये सिर्फ इतना नहीं करता कि दोनों मायाओं को अलहदा रखता है, मायात को अलहदा रखता है, ये साथ क्या करता है, साथ ही छोटे चार्ज शुदा, ठीक है, ये चार्ज वर्ड है, चार्ज शुदा जर्रात को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देता है। जब इसमें से चार्ज गुजर जाते हैं पोर्स पार्टीशन में से, तो मतलब वहां आपके पास जो है एक बिजली का चार्जेस जब फ्लो करें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो बिजली का फ्लो जो है जारी रहता है। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है कि साथ ही छोटे चार्ज शुदा जर्रात को अपने अंदर से गुजरने की इजाजत देता है। ये मुंतकली या ये जो गुजरना होता है, ये सेल के अंदर जो है बढ़की तवाज़ुन, एक बैलेंस कायम रखता है, जिसकी वजह से आपके पास बिजली का बहाव जारी रहता है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर जो है वो लिख देंगे। नेक्स्ट मेरे पास है 16.7 वाला कि फ्यूल सेल किस तरह बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल असल में क्या करते हैं, फ्यूल सेल को हम लोग दो चीज़ें देते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन देते हैं, एक ऑक्सीजन देते हैं, कोई भी तार ले लें। ठीक है, उसके अंदर अगर हम उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे देते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं ना, इन दोनों के मिलने से जो है आपके पास चार्जेस का एक फ्लो जारी हो जाता है। ठीक है, जो तार की एक साइड से दूसरी तरफ एक की तरफ उनकी मोशन होती है, जब चार्जेस मोशन करना शुरू हो जाते हैं तो चार्जेस की मोशन की वजह से वहाँ बिजली पैदा हो जाती है। तो यही कह रहा है कि फॉसल फ्यूल किस तरह बिजली पैदा करते हैं। तो यही थोड़ी सी रीजन आपने लिख देनी है कि फॉसल फ्यूल्स एक ईंधन जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीडेंट जैसे ऑक्सीजन, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप फॉसल फ्यूल्स को देते हो, जब ये मिलते हैं तो कहता है कि दरमियान मसलसल कीमियाई रद्द-ए-अमल, तो इनका एक केमिकल रिएक्शन होता है, ये दोनों जब मिलते हैं उसके जरिए जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन्स जो है बहना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। और इस अमल के दौरान इलेक्ट्रॉन्स के बहाव से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ठीक है, तो बिजली पैदा होती है, बिजली पैदा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का एक बहाव आपके पास आता है, तो लास्ट में आपने लिखते हैं इसी वजह से फॉसल फ्यूल जो है बिजली पैदा करते हैं। तो आई होप कि आपने यहाँ से ये सारा जो है वो दे के लिख लिया होगा। इसी तरह से आपने लिखना है, लास्ट पे आपने ये लाइन ऐड कर देनी है कि इस तरीके से फॉसल फ्यूल बिजली पैदा करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करते हुए धातुओं की केमिकल रिएक्टिविटी का मुआवजा कीजिए। अब देखिए, धातुओं की केमिकल रिएक्टिविटी का मुआवजा करना है। अब इनका मुआवजा जो है हम लोग करेंगे सीरीज के हिसाब से। किस तरीके से इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जरिए धातुओं की रिएक्टिविटी का मुआवजा दर्ज तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका क्या होगा, सीरीज में जो धातें ऊपर होती हैं, ठीक है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं तो वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, पहला मुआवजा आपका ये हो गया कि जो सीरीज में ऊपर आपके सबसे ऊपर जो धातें होती हैं। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातें जो है, ठीक है, ये जब एसिड्स के साथ रद्द-ए-अमल करती हैं या मिलती हैं तो इससे हाइड्रोजन गैस आपके पास जो है वो खारिज होती है। तो दूसरा आप इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं रिएक्टिविटी के लिहाज से। इसके बाद हम लोग करेंगे तफसीली सवालात। पहला आपके पास क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल करते हुए आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स लेने हैं। आयनिक कंपाउंड का फार्मूला किस तरह मालूम किया जा सकता है, मिसाल से वाज़ह करें। अच्छा, इसका जो है आप इसका आंसर आपको पेज नंबर 31 पे मिल जाएगा। ये जब आप टॉपिक समझेंगे तो उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। मैं आपको आंसर फिलहाल लगवा देती हूँ, जो चीज़ समझने वाली है जो चैप्टर के अंदर नहीं है वो मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। ठीक है, तो 31 पेज पे आपका पहले वाले लॉन्ग क्वेश्चन का जब आप ये टॉपिक समझेंगे तो 16.2 वाला आप कंप्लीट टॉपिक लिखेंगे। उसने कहा था मिसालों से आपने वाज़ह करना है, तो पेज नंबर 31 पे यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे और 32 पे ये इसकी मिसाल भी इसमें ऐड करके तो यहाँ तक आप कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करेंगे। सेकेंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं डिजिटल कंपाउंड में से निशान ज़दा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करें। हमने ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है और किसका करना है, जिसपे ये इसने तीर का निशान लगाया हुआ है। ठीक है, तो चले हम लोग करते हैं इसको। तो सबसे पहले अभी हमने वीडियो को स्टार्ट में पहला ही क्वेश्चन 16.1 वाला किया था, उसमें हमने क्या किया था, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपको सिखा दिया है। इसी तरह से इसके लिए हम लोग करेंगे, हमने करना है नाइट्रोजन का, तो हमें दिया हुआ है AlNO3 × 3। जैसे मैंने उसका समझाया सेम वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले Al का आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 3 होता है। नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना है, इसकी जगह आप N ही लिख लें, या जैसे मैंने उसमें करवाया था मैंने X नाम रखवा दिया था, तो फिर आप N की जगह X भी रख सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। और ऑक्सीजन का हमें पता है कि हमारे पास -2 होता है। अब आपने क्या करना है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करना है। सबसे पहले देखें, इसकी मैं अगर Al की बात करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 3। अब इसका लिख लिया, उसके फौरन बाद प्लस का साइन आएगा। अब इस साड़ी की बात करेंगे, इसके बाहर 3 लिखा हुआ तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, मैं 3 को बाहर लिख लिया आपके आसानी के लिए। अब नाइट्रोजन का तो हमने फाइंड करना है, इसकी जगह N लिख लें या X लिख लें, आपकी मर्जी है। उसके बाद हमने प्लस का साइन लगाना, नाइट्रोजन की बात हो गई, अब प्लस का साइन। अगला हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमारे पास -2 आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए आएगा -2।
और इसकी बेस में 3 लिखा हुआ है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है। तो आप इस तरह करके इसको लिखेंगे, ठीक है? इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 तो मैंने स्टार्ट में लिख लिया हुआ है। अब इसको थोड़ा-सा हल करें, 3 प्लस 3 ये ऐसे ही आएगा, ये n भी ऐसे आएगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 ज़ार आपके पास 6 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये वाला 3 एज़ इट इज़, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 3n माइनस 3 6 आर 18 इक्वल टू 0, ठीक है? तो आपके पास ये वाली लाइन बन जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 3n आपने एज इट इज़ लिखा, 3 में से 18 निकालेंगे तो माइनस का 15 आएगा। अगले स्टेप में माइनस का 15 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, प्लस का 15 आ जाएगा, ठीक है? 3 जो है n के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इनकी कटिंग करें, 3 5 ज़ार 15, तो यहाँ से n इज इक्वल टू प्लस का 5 आपके पास आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास प्लस 5 आ गया। तो हमने कहना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज प्लस 5, या उर्दू मीडियम में लिखेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 है, ठीक है? उसके बाद सेकेंड वाला उसने दिया हुआ था H2SO7 और S के ऊपर सल्फर के ऊपर उसने निशान लगाया, तो मतलब सल्फर का हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता है 1। सल्फर का हमने फाइंड करना है, इसकी जगह S ही रहने दें या X लिख लें, आपकी अपनी मर्जी, ये हमने फाइंड करना है। और ऑक्सीजन का हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब इसको लिखेंगे तो सबसे पहले इसकी बेस में 2 लिखा हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है, इसलिए मैंने स्टार्ट में 2 लिख लिया। और उसके बाद चलिए मैं दूसरी तरह आपको करवा देती हूँ। आपके पास किस तरह से होगा कि हम लोगों ने इसको ऐड करना है। सबसे पहले आपके पास है 2, ये बेस की वजह से, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 आप लिख देंगे। फिर प्लस का साइन आ जाएगा। आप सल्फर की बात करने लगे तो सल्फर के लिए हमारे पास 2 इसकी बेस में लिखा हुआ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है, तो मैंने पहले 2 लिख लिया है। और सल्फर का हमने फाइंड करना है, तो इसकी जगह एस ही आएगा, ठीक है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करना है, इसलिए हम लोग इस एस को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे, इसकी बेस में 7 लिखा हुआ है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो आपने ये -2 लिख दिया। तो मतलब देखिए ये सारी लाइन सेम ऐसे बन रही है, ठीक है? ये लाइन आपने बना ली। 2 1 ज़ा 2 होता है, ये 2 ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 2 ज़ार आपके पास 14 होगा इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट 2s आपने ऐसे लिखा, 2 में से 14 माइनस करें, 2 में से 14 निकाले तो माइनस का भाड़ा आ जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 12 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 12 आपके पास बन जाएगा, ठीक है? अब आपने 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई और 12 के नीचे आप लोग डिवाइड करवा देंगे। जब डिवाइड करवाएंगे तो इनकी कटिंग करेंगे, तो 2 6 आर 12 होता है, तो एस का आंसर प्लस का 6 आ जाएगा। तो आपने कहना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास +6 होता है, तो आपने लिखना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। थर्ड में उसने पूछा हुआ था Na2S2O3 का, और एस पे उसने जो है बार लगाई हुई है, तो मतलब एस सल्फर का हमने फाइंड करना है। सबसे पहले देखिए आपके पास सोडियम की बेस में 2 लिखा हुआ है, तो 2 से सोडियम को मल्टीप्लाई करना पड़ना है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ना है, ठीक है? उसके बाद प्लस का साइन लगाना है। सल्फर की बेस में भी 2 लिखा हुआ है, तो सल्फर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है। 2 और एस हमने फाइंड करना है, इसकी जगह एस आ गया। फिर प्लस का साइन आएगा। ऑक्सीजन के बेस में 3 लिखा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है, और ओ हमने लिखा। अब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, सल्फर का हमने फाइंड करना, ऑक्सीजन का -2 होता है, बस हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिखे हैं। 2 1 ज़ा 2 होगा, ये 2s आपके पास ऐसे ही प्लस माइनस माइनस होता है, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 2s हमने ऐसे लिखा, 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब माइनस का 4 है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस का 4 हो गया, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इनकी आप कटिंग करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 होता है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास +2 आ जाएगा। तो आपने बस ये लिख देना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +2। नेक्स्ट मेरे पास है थर्ड वाला तफसीली सवाल, कहता है आयनिक चार्जेस का इस्तेमाल करना है। अब आयनिक चार्जेस का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल कंपाउंड का फार्मूला लिखना है। ये हमें कंपाउंड की वजह से पहला दिया हुआ है सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्जिलेट, अमोनियम सल्फेट फास्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट। पहले हम इनका नाम लिखेंगे, फिर हमने क्या करना है, इनका फार्मूला भी बताना है और इनके आयनिक चार्जेस भी बताने हैं। तो 3 हमें टेबल जो है या लाइंस खींचनी पड़ेंगी, ठीक है? तो किस तरह से है, उर्दू मीडियम वाले जो हैं इस तरीके से आपने लिखना है कंपाउंड का नाम, उसने कहा था आयंस इसमें क्या है, उनका फार्मूला लिखना है। अब सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaClO होता है। अब सोडियम के ऊपर आपको पता प्लस का आपके पास आयन होता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का होता है, और ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस का होता है। तो Na पे प्लस का और ClO पे माइनस का। इसी तरह कैल्शियम ऑक्जिलेट की बात करेंगे तो Ca पे आपको पता है प्लस का होता है, ठीक आयन, और C2O4 के ऊपर माइनस का होता है। अमोनियम फास्फेट की बात करेंगे तो NH4 के ऊपर प्लस का होता है और PO पे आपके पास माइनस का साइन होता है, ठीक है? आयन से बताने ऊपर कौन से चार्जेस हैं। इसी तरह कैल्शियम नाइट्रेट के लिए आप इस तरीके से जो है वो लिख लेंगे, ये आपको याद करने पड़ने हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग आते हैं फोर्थ वाले लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। कहता है फ्यूल सेल के काम करने के तरीके की वजाहत करें। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 43 पे मिलेगा।
तो पेज नंबर 43 पे फ्यूल सेल के बारे में आपका जो है हेडिंग बनी हुई है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे, ठीक है? कंप्लीट फ़ाइल इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ़ उसमें काम करने का तरीका था, ये सारा तरीका इसमें आ जाता है। तो पेज नंबर 43 पे यहाँ से लेके यहाँ तक आप कर देंगे। उसके बाद 5 वाला क्वेश्चन है दाती हैलाइडर्स के मुर्तकज़ सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस पे बहस करें। ये भी आपके पास बुक में है, इसका आंसर 41 पेज पे आप लोग आएँगे। तो 41 पेज पे ये देखिए मेटल हैलाइड्स के मुर्तकज़ एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस वाला आपको टॉपिक दिया हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको छोटा-सा इसका आंसर बनता है। ये आप कंप्लीट जो है वो 5 वाले लॉन्ग क्वेश्चन में करेंगे। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं 6 वाले लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं मिसालों के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वज़ाहत करें। ये भी आंसर बुक पे है, 45 और 46 पेज पे है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की उसने कहा था मिसालों के साथ वजाहत करें। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग 16.15 वाला टॉपिक आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अगले पेज पे यहाँ तक करेंगे, ठीक है? जिसमें उसका पूरा तरीकाकार जो है वो आ जाएगा, ठीक है? तो 64 और 65 पेज पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार यहाँ तक आप सारा जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसने कहा था इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजाहत करें, तो उसके तरीकाकार में उसकी सारी वजाहत आ जाती है। उसके बाद 16.7 है कुरियन किसे कहते हैं, आयरन की कुरियन के दौरान होने वाले रिएक्शंस की वजाहत करें। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 44 और 45 पे मिल जाएगा। तो देखिए पेज नंबर 44 पे कुरियन वाला आपका या जंग लगना जो पूरा आपका टॉपिक है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 44 पेज पे। उसके बाद नेक्स्ट आप 45 पेज पे आएंगे और 45 पेज पे स्टार्ट वाली 2 लाइनें आप लोग करेंगे, ठीक है? यहाँ तक आपको 7 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों इतनी गर्मी में वीडियो बन रही है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने कमेंट करके बताना है कि अगर आपको मतलब समझ आ रही है। इसके साथ अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।